आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन एकेडमी बाय परवेज अहमद में स्वागत है। जैसा कि मैं क्लास 10 का रसायन विज्ञान का चौथा लेसन बता रहा था, उसमें आरपीएससी नियम तक हो गए थे। आइए अब देखते हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। पहला है जो है दहन। दहन किसे कहते हैं यानी कंबर्सन। सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाष्प बनते हैं। जब हम कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीजन के साथ दहन करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प बनते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त होती है। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर, अगर जैसे ये है मीथेन। मीथेन जो है कार्बनिक यौगिक है। अगर जब इन्हें हम ऑक्सीजन के साथ दहन करेंगे तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प यानी जल जो होता है, वाष्प को ही जल बोलते हैं। उनका जो फार्मूला है H2O है, तथा ऊष्मा और प्रकाश मुक्त होती है। यहाँ पर हम लिख देंगे ऊष्मा एवं प्रकाश। ठीक, ये जो है दहन के लिए है। और जैसे कि अगर मान लीजिए और अगर आ गया कि CH3 CH2OH, ये जो है इनका नाम एथिल एल्कोहल। जब एथिल एल्कोहल को हम ऑक्सीजन के साथ, ये भी जो है कार्बनिक यौगिक है यानी इनमें कार्बन प्रेजेंट है, तो ये कार्बनिक यौगिक है। जब इनको हम ऑक्सीजन के साथ दहन करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त होती है। ठीक, ये जो है ये दहन है। अब देखते हैं दूसरा जो है ईंधन। ईंधन देखते हैं क्या है। फ्यूल वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऊर्जा संचित होती है तथा ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ जलते हैं, ईंधन कहलाते हैं। जब कार्बनिक यौगिक में ऊर्जा संचित होगी यानी उनमें ऊर्जा प्रेजेंट होगी, जब उन्हें हम प्रकाश या ऊष्मा के साथ जब जलते हैं, ईंधन कहलाते हैं। जब जलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में है कोयला, कोक तथा चारकोल में कार्बन मुक्त अवस्था में, यानी कोयला, कोक और चारकोल यानी जो अलकतरा बोलते हैं वही चारकोल उसे ही बोलते हैं। वो हो गया। ये जो इनमें जो कार्बन होते हैं वो मुक्त अवस्था में होते हैं। या पेट्रोल, LPG, CNG गैस, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल जो है उन्हें केरोसिन भी कहा जाता है। और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि में संयुक्त अवस्था में हो सकता है। इनमें जो कार्बन जो होंगे इत्यादि में, यहाँ पर कार्बन जो होंगे वो संयुक्त अवस्था में होते हैं। ये हो गया ईंधन। अब देखते हैं कुछ प्रमुख ईंधन में। पहला देखते हैं कोयला यानी कोल, इन्हें इंग्लिश में कोल बोलते हैं। यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिकों का जटिल मिश्रण होता है। कोयला जो होता है उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं तथा इसमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन, इनमें जो होते हैं कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर भी पाए जाते हैं। ये कोयला जो होते हैं यह फर्न तथा पेड़ों के विघटन से बनते हैं, यानी पेड़ों के विघटन से बनते हैं। इसका यह तात्पर्य है कि लाखों वर्ष पूर्व जब पृथ्वी के अंदर जो पेड़ पौधे दब गए हैं उन्हीं का विघटन हो गया, और विघटन होने के बाद वे कोयला में परिवर्तित हो गए। ये जो है ईंधन है, कोयला एक ईंधन है। अब देखते हैं अगला है पेट्रोलियम यानी देखते हैं क्या पेट्रोलियम, वो ग्रीक भाषा के दो शब्द पेट्रा तथा ओलियम से मिलकर बना है। पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान, यहाँ पर देख रहे हैं, पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान तथा ओलियम जो है उसका अर्थ होता है तेल। अर्थात इसका ये मतलब है कि पृथ्वी के भीतर चट्टानों के नीचे पाए जाने वाले कच्चा तेल ही पेट्रोलियम कहलाता है। जो कच्चा तेल होता है पृथ्वी के भीतर चट्टान के नीचे जो तेल पाए जाते हैं, जो कच्चे तेल पाए जाते हैं वही पेट्रोलियम होते हैं। ठीक, अब देखते हैं पृथ्वी के नीचे पाए जाने के कारण इसे खनिज तेल या चट्टानी तेल भी कहा जाता है। क्योंकि ये पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं इसलिए इन्हें खनिज तेल, या चट्टान के भी नीचे पाए जाते हैं तो इन्हें चट्टानी तेल भी कहा जाता है। अब देखते हैं ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन के ग्रहण तथा हाइड्रोजन के त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। यहाँ पर देख रहे हैं जब ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है तथा हाइड्रोजन का त्याग किया जाए
तो तब उसे हम ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके लिए क्षार की KMnO4 प्लस अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 प्लस उष्मा का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं रिएक्शन के द्वारा। यहाँ पर जो देख रहे हैं एथिल एल्कोहल यानी इनका IUPAC नेम हो जाएगा एथेनॉल। अगर आप IUPAC नाम नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर IUPAC नेम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एथिल एल्कोहल है। जब ये क्षार की KMnO4 प्लस अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 प्लस उष्मा के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो हमें एस्टिक अम्ल यानी इनका IUPAC नेम होता है एथेनोइक अम्ल। यहाँ पर देखिए रहे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए जैसा कि हम बताए हैं कि 2 कार्बन के लिए एथ होता है, एथ हो गया। और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक के लिए होता है ओइक अम्ल, अनुलग्न जो होता है ओइक अम्ल होता है, तो हो जाएगा 2 कार्बन है एथेनोइक अम्ल। इनका जो IUPAC नेम है एथेनोइक अम्ल है। आइए अब देखते हैं योगात्मक अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक का पदार्थ में किसी छोटे अणु के त्याग के बिना ही पूर्णतः योग होता है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। यानी इनमें कोई भी अणु त्याग नहीं होगा। वो जितने यहाँ पर देख रहे हैं जैसे एल्किल समूह सब है, एल्किल समूह 4 एल्किल समूह जुड़ा है, यानी इनमें से कोई भी निकलेंगे नहीं, एक और आकर इधर से और आकर जुड़ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं जैसे ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डबल बांड है, डबल बांड या ट्रिपल बांड होता है तो उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये संतृप्त हो गया। जब इनको हम निकिल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तब ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाते हैं। देख रहे हैं क्योंकि ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बांड आ गया। और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर चार आर हैं यानी एल्किल समूह 4 हैं। यहाँ पर भी 1 2 3 4 चारों एल्किल समूह उपस्थित है। इनमें यानी कोई भी एल्किल समूह का त्याग नहीं हुआ, बल्कि और भी हाइड्रोजन आकर यहाँ पर जुड़ गए, इसलिए इन्हें हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखते हैं क्या है। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी इनमें जो परमाणु या परमाणु समूह होंगे वो हटकर कोई दूसरे परमाणु या परमाणु समूह जुड़ जाते हैं, यानी उन्हें प्रतिस्थापित करके और खुद जुड़ जाते हैं, तो उस प्रकार के अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। इनमें जैसे क्लोरीनीकरण यानी देखते हैं क्या है क्लोरीनेशन, हाइड्रोजन परमाणु के क्लोरीन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित होने की प्रक्रिया क्लोरीनीकरण कहलाती है। यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर मेथेन CH4 है और क्लोरीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कर रहा है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल रहा है और क्लोरीन इधर आकर जुड़ रहा है, यानी एक हाइड्रोजन को क्लोरीन विस्थापित कर दिया है। यही जो है विस्थापन अभिक्रिया है। और ये अभिक्रिया जो है ये रुकती नहीं है, इस स्टेप में नहीं रुकती। फिर यहाँ पर ये मेथिल क्लोराइड आकर फिर क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद वही प्रकाश की उपस्थिति ही रहेगी, तब फिर दूसरा यानी फिर एक हाइड्रोजन को और विस्थापित करके एक क्लोरीन और जुड़ जाएगा। चूंकि यहाँ पर एक ही क्लोरीन है, जब एक हाइड्रोजन इधर से निकलेगा तो एक क्लोरीन इधर और आएगा तो 2 क्लोरीन हो जाएगा। तो इसका नाम जैसा कि ऊपर वाले का नाम हो जाएगा IUPAC नेम क्लोरोमेथेन और CH4 जो है इसका नाम है मीथेन, IUPAC नेम मीथेन है। ये जो है क्लोरोमेथेन है। जब क्लोरोमेथेन पुनः क्लोरीन से क्रिया करता है तो डाइक्लोरोमेथेन बनाता है, डाइक्लोरोमेथेन। चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन के लिए हम डाई शब्द का प्रयोग करेंगे, और क्लोरीन है तो इसलिए डाई, 2 क्लोरीन है तो 2 के लिए डाई, और क्लोरीन है तो क्लोरो, और एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथेन, डाइक्लोरोमेथेन हो जाएगा। फिर ये क्रिया नहीं रुकेगी, फिर ये क्रिया पुनः क्लोरीन से क्रिया करेगी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, फिर बनाएगी ट्राइक्लोरोमेथेन। यहाँ पर जैसा कि 3
क्लोरीन है तो 3 के लिए ट्राई हो जाएगा, और एक कार्बन है तो उसके लिए मीथेन होता है, ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। फिर ट्राइक्लोरोमीथेन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करेगी, यहाँ पर फिर हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्लोरीन एक और जुड़ जाएगा, यहाँ 3 है, जब ये एक और जुड़ेगा 4 हो जाएगा। 4 के लिए हम यूज शब्द करेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन। इस प्रकार हमें टेट्राक्लोरोमीथेन प्राप्त हो जाएगा। ये क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि इनमें पूरी हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। देख रहे हैं क्रिया यहाँ पर चल रही है, ये बन रहा है और फिर इसके बाद पुनः क्रिया हो रही है, और लास्ट में यहाँ तक, लास्ट में तब तक चलेगी जब तक इसके पास से पूरा हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए, यानी प्रतिस्थापित ना हो जाए। यही है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। केवल इसी अभिक्रिया में ही पूरा हाइड्रोजन विस्थापित होता है, और ऐसी अभिक्रिया हैं जिनमें पूरा हाइड्रोजन नहीं स्थापित होता, केवल एक ही हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है। ठीक, अब अगली हेडिंग है कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, यानी क्लास 10th में जो केवल 2 ही कार्बनिक यौगिक को हमको पढ़ना है। जैसा कि मैं बता दे रहा हूँ आपको, एथिल एल्कोहल और एसिटिक अम्ल पढ़ना है। आइए देखते हैं। पहला जो है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का जो IUPAC नेम होता है उसे एथेनॉल कहते हैं। आइए देखते हैं इनका अणुसूत्र यानी इनका जो होता है C2H5OH, ये जो है अणुसूत्र एथिल एल्कोहल का है। और इनमें जो अणुभार जो है इनका होते हैं वो 46 होते हैं। जैसा कि मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि कार्बन 2 है तो एक कार्बन के लिए होता है 12, तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 हो जाएगा। 2 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 1 गुणे, चूंकि 5 हाइड्रोजन है तो 5 हो जाएगा, फिर प्लस हो गया। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, फिर प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। जब हम 2 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 दूनी 24, 5 का नम 5, 24 और 5 29, 31, 30 और 16 46 हो जाएंगे। ठीक, इनका परमाणु भार 46 हो गया। ये जो है एथिल एल्कोहल का परमाणु भार है। अब इनका देखते हैं संरचना सूत्र, यानी इनमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम ऐसे प्रदर्शित कर देंगे। ठीक, अब 5 हाइड्रोजन है तो 5 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन हो गए। अब उसके बाद है OH हम यहाँ पर लगा देंगे। ये जो है एथिल एल्कोहल का संरचना सूत्र है। ठीक, अब देखते हैं कि एथिल एल्कोहल क्या होते हैं। इसमें OH समूह संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है, अर्थात इसमें एल्कोहली समूह उपस्थित है। क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि OH समूह उपस्थित है, इसीलिए यह एल्कोहली समूह कहा जाता है। और यह प्रकृति में सुगंधित तेलों तथा फलों में एस्टरों के रूप में पाए जाते हैं। जो एल्कोहल होते हैं वो सुगंधित तेलों तथा फलों में एस्टरों के रूप में उपस्थित होते हैं। यह शराब का मुख्य अवयव है। जो एथिल एल्कोहल जो होते हैं वो शराब का मुख्य अवयव होते हैं, इसीलिए इन्हें स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। ये शराब का मुख्य अवयव होने के कारण इन्हें स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। आइए देखते हैं इसका निर्माण किस प्रकार होता है। यहाँ पर जैसा कि निर्माण देख रहे हैं, शीरा के किण्वन से एल्कोहल को प्राप्त किया जाता है, जिसे गन्ने के रस से प्राप्त करते हैं। यानी जो शीरे के किण्वन से एल्कोहल को प्राप्त करते हैं और शीरा हम गन्ना से प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब हम शर्करा को, पानी और चीनी, इन दोनों को जब हम गर्म करेंगे तो शीरा में परिवर्तित हो जाएगा, और जब इन्हें हम ईस्ट एंजाइम की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। अब देखते हैं इनके भौतिक गुण क्या है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। एल्कोहल जो होते हैं वो रंगहीन ज्वलनशील होते हैं, यानी उनका कोई रंग नहीं होता है और वो ज्वलनशील द्रव है। इनका क्वथनांक जो होता है वो 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है, तथा आपेक्षिक घनत्व जो होता है 0.789 होता है। इनका अपेक्षित घनत्व 0.789 होता है। और इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, यह स्वाद में तीखा होते हैं। जो एल्कोहल होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है और ये स्वाद में तीखा होते हैं। ये जो है इनके सभी भौतिक गुण है। और लास्ट जो है ये उदासीन है। उदासीन का मतलब है कि इनका pH मान जो है 7 है।
आइए अब देखते हैं कि एथिल एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म क्या है, यानी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। क्षार धातुओं से क्रिया, रिएक्शन फ्रॉम एल्कली मेटल, यानी जब क्षार एथिल एल्कोहल से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं एथिल एल्कोहल है, ये C2H5P जो है एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल, और सोडियम यानी क्षार धातु से क्रिया कर रहा है। सॉरी, यहाँ पर मैं एथिल एल्कोहल भी लिख दिया था। यहाँ पर जो होगा C2H5ONA जो सोडियम एथॉक्साइड बनेगा। इनका नाम जो है सोडियम एथॉक्साइड, ठीक, एथॉक्साइड, और उसके साथ ही हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ पर जब एथिल एल्कोहल सोडियम धातु से क्रिया करेगा तो हमें सोडियम एथॉक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ये जो है रासायनिक गुणधर्म है एथिल एल्कोहल के। अब दूसरा जो है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, यानी रिएक्शन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मैं आपको इंग्लिश इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आगे चलकर बहुत आसान हो जाएगा सभी चीज़ आपको आगे चलकर। अब है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल यहाँ पर देख रहे हैं H2SO4, इसको मैं यहाँ अलग कर दिया हूँ क्योंकि यहाँ पर जो देख रहे हैं कि हम जब इसे क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ऐसे ये ऐसे टूट जाएगा, यानी इसमें एक H OH के साथ क्रिया कर जाएगा तो जल बनाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन बचा रहेगा। जब ये दोनों क्रिया करेंगे तो एथिल, ये जो है इतना एथिल है, यहाँ पर हाइड्रोजन फिर जुड़िए हाइड्रोजन सल्फेट, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक, इनका नाम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा। अब क्रिया जो है 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पे हुआ था। अब पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम क्रिया पुनः एथिल एल्कोहल से कराएंगे। यहाँ पर कराने के बाद ये हाइड्रोजन सल्फेट जो है पुनः फिर हाइड्रोजन से इसकी केवल हाइड्रोजन से क्रिया करेगा। हाइड्रोजन से क्रिया करने के बाद H2SO4 निकाल देगा, क्योंकि यहाँ पर एक H है एक H, यहाँ पर दोनों H जुड़ जाएगा तो H2 हो जाएगा, SO4 है, और C2H5 जो है ये आकर इसके साथ जुड़ जाएगा, इस वाले पार्ट के साथ, तो हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर, इनका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। यहाँ पर 2 एथिल है तो 2 के लिए हम डाई शब्द का प्रयोग करे हैं, और चूंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड O कार्बन, यानी इनमें जब ऐसे जुड़ा हो। अब देखते हैं एथिल एल्कोहल के उपयोग क्या हैं। एथिल एल्कोहल इनका पहला जो है मेथिलीकृत स्पिरिट बनाने में, एथिल एल्कोहल जो है उनका उपयोग मेथिलीकृत स्पिरिट बनाने में किया जाता है। पेंट, सल्फर, आयोडीन, गोंद आदि के विलायक के रूप में किया जाता है, यानी उन्हें घोलने के लिए हम एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। या क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ईथर, एथिलीन, एस्टिक अम्ल आदि के निर्माण में भी एथिल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि ये देख रहे हैं सभी कार्बनिक यौगिक हैं। एल्कोहली पेय पदार्थ तथा मदिरा शराब के निर्माण में, यहाँ पेय पदार्थ यानी जो पीने वाला पदार्थ होता है शराब के निर्माण में भी किया जाता है। और लास्ट जो है एथिल एल्कोहल का उपयोग जीवों के परिरक्षण में भी किया जाता है। इसका महत्वपूर्ण योगदान है, एल्कोहल का ये महत्वपूर्ण योगदान है कि जीवों के परिरक्षण में भी किया जाता है इनका उपयोग। आइए अब देखते हैं एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल क्या होते हैं। इनका जो अणुसूत्र होता है CH3COOH इनका अणुसूत्र है, और इनका अणुभार जो होता है वो 60 होता है। जैसा कि मैंने आपको एथिल एल्कोहल में अणुसूत्र बताया था उसी तरह आप इसका भी निकाल सकते हैं। और संरचना सूत्र देख रहे हैं आप, C जो है C से 3 OH जुड़ा है, फिर उसके बाद C है, तब C से डबल बॉन्ड O जुड़ा है, फिर OH जुड़ा है, ठीक। अब देखते हैं कि एस्टिक अम्ल क्या है। एस्टिक अम्ल का पृथक्करण सर्वप्रथम स्टाहल नामक वैज्ञानिक ने 1700 में किया था। सबसे पहले स्टाहल ने ही पृथक्करण एस्टिक अम्ल को किया था। एस्टिक अम्ल सिरके का मुख्य अवयव है। ये जो है सिरके का मुख्य अवयव है, इसीलिए इसे सिरके का अम्ल भी कहते हैं। चूंकि सिरके में पाए जाने के कारण इसलिए इन्हें सिरके का अम्ल भी कहा जाता है। देखते हैं एस्टिक अम्ल के भौतिक गुण क्या है। ये जो होता है रंगहीन सिरके जैसी तीक्ष्ण गंध संचारक द्रव है। सिरके जैसी गंध आती है, और यह जल में
जल तथा कार्बनिक विलायकों में विलय है, क्योंकि जो एसिटिक अम्ल होते हैं वो पानी की ही तरह होते हैं और इसीलिए उन्हें जब जल में या कार्बनिक विलायकों में जब मिलाते हैं तो वो मिल जाते हैं यानी विलय हो जाते हैं। यह जल से भारी है, जो एसिटिक अम्ल होता है वह जल से भारी होते हैं। इनका अपेक्षिक घनत्व 1.045 ग्राम प्रति मिली होता है और इनका क्वथनांक जो होता है 118 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक 16.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एसिटिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म है। अब देखते हैं कि उनके एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म क्या है। केमिकल प्रॉपर्टी, अम्लीय गुण। अम्लीय गुण यानी जब हम एसिटिक अम्ल को जल में करंट प्रवाहित करेंगे तो वो H+ आयन देगा। H+ आयन देने के कारण इन्हें अम्ल कहा जाता है। अब अगला जो है एस्टरिफिकेशन, स्टरीकरण। जब हम एथिनोइक, यहाँ पर देख रहे हैं एसिटिक अम्ल या एथिनोइक अम्ल को जब हम एथिल अल्कोहल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर हमें एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। ये जो है एथिल एसीटेट प्राप्त होता है, चूँकि ये यहाँ पर एसीटेट प्राप्त होता है यानी एस्टर प्राप्त होता है, इसलिए इन्हें एस्टरीकरण भी कहा जाता है। अब लास्ट रासायनिक गुणधर्म है कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। देखते हैं जब एसिटिक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट, यहाँ पर चूंकि देख रहे हैं सोडियम और 2 कार्बन है और एस्टर ग्रुप है तो इसलिए इसे एसीटेट बोलेंगे। सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। और उसी प्रकार जब एसिटिक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही प्राप्त होता है। अब है एसिटिक अम्ल के उपयोग क्या है, देखते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। प्रयोगशाला में विभिन्न यौगिकों के रूप में जैसे सफ़ेदा, एसीटोन, एसीटेट, लवण आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा जो है सिरके के रूप में किया जाता है और रंग, कागज, रेशम के उद्योग में भी किया जाता है। विभिन्न कार्बनिक अभिक्रियाओं के विलायक के रूप में किया जाता है, चूँकि उन्हें और सभी कार्बनिक यौगिकों को घोलने के लिए उन्हें हम एसिटिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है। ये जो है सभी उनके उपयोग हैं। और है रबड़ के स्कंदन में भी एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट जो है EDTA यानी एथिलीन डाई टेट्राएमीन के निर्माण में भी किया जाता है एसिटिक अम्ल का। क्लास 10 में आपको कार्बनिक यौगिक केवल 2 ही पढ़ना था, जैसा कि अब खत्म हो गया दोनों यौगिक। अब देखते हैं अगली हेडिंग है उच्च अणुभार वाले कार्बन यौगिक, साबुन तथा अपमार्जक क्या होते हैं देखते हैं। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, सोप एंड डिटर्जेंट। अपमार्जक को इंग्लिश में डिटर्जेंट्स बोलते हैं। ठीक, आइए देखते हैं क्या है। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। यानी जब बहुत सारे कार्बन जुड़े रहेंगे और उनके साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ सोडियम या पोटेशियम अगर जुड़े होंगे तब उन्हें साबुन कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि अगला अपमार्जक किसे कहते हैं यानी डिटर्जेंट। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम तथा सल्फोनेट लवण अपमार्जक कहलाते हैं। यानी जिस तरह साबुन होगा उसी तरह ही अपमार्जक भी होगा, लेकिन यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम का प्रयोग किया गया है इसलिए वो साबुन है। और चूँकि यहाँ पर जो है अमोनियम और सल्फोनेट लवण का प्रयोग किया जाएगा जिसके कारण वो अपमार्जक कहलाते हैं। आइए देखते हैं साबुन का निर्माण किस प्रकार होता है। साबुन का निर्माण यानी मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। देखते हैं वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टरों को जली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया साबुनीकरण सेपुनिफिकेशन कहलाते हैं। देखते हैं वसा अम्ल, जब वसा को यानी जो वसा है वो स्टेरिक अम्ल का ग्लिसरॉल एस्टर है।
और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो साबुन और ग्लिसरॉल बनाते हैं। आइए देखते हैं हम रिएक्शन के द्वारा अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये एस्टेरिक अम्ल है, यानी ये जो एस्टेरिक अम्ल है, ठीक, इन्हें हम वसा भी कह सकते हैं, इन्हें हम वसा भी कर सकते हैं। जब इनका क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ग्लिसरॉल और साबुन का निर्माण हो रहा है, यानी साबुन जो है C17H35COO जो है साबुन का फार्मूला है। अब देखते हैं साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया, यानी क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। ये जो देख रहे हैं ये लंबी श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन है इन्हें हम जल विरागी भी कहते हैं, यानी ये जल से दूर भागते हैं। और यहाँ पर जो आयनिक भाग सोडियम जो होता है वो जलरागी, यानी वो जल के साथ मिल जाते हैं। आइए देखते हैं साबुन को जल में घोलने पर RCOO- रिलायन कोलाइडी कणों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। जो रिलायन वाले इतने भाग होते हैं वो कोलाइडी कणों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। इन कणों को कार्बोक्सिलेट आयन या ध्रुवी ऋणावेशित सिरा जल की ओर आकर्षित रहता है, जबकि अध्रुवी हाइड्रोकार्बन केंद्र की ओर एकत्रित होकर एक संरचना का निर्माण करता है जिसे मिसेल कहते हैं, यानी यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये फिगर आप देख रहे हैं ना, ये जो है मिसेल का फिगर है। क्योंकि जो निगेटिव वाले आयन होते हैं जो कपड़े में मैल होते हैं, यानी जो मैल होते हैं उन्हें जल विरागी वाले उन्हें घेर लेते हैं। घेरने के बाद और जो आयनिक वाले होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। दूर होने के कारण इस तरह से एक संरचना बना लेते हैं। जब और जो जल विरागी है वो सभी डर्टी वाले से मिल जाएंगे। मिलने के बाद इस तरह से एक संरचना बनाते हैं जिन्हें हम मिसेल कहते हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग है, आइए देखते हैं क्या साबुन से अधिक अपमार्जक के लाभ क्या होते हैं। एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट्स ओवर सोप क्या है देखते हैं। पहला, कृत्रिम अपमार्जकों के निर्माण के लिए वनस्पति तेल या वसा की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कृत्रिम अपमार्जक जो होते हैं उन्हें बनाने के लिए वसा और तेल की आवश्यकता नहीं होती है। अतः ये मानव खपत में तेल तथा वसा की बचत में सहायता करते हैं, क्योंकि जब ये जाहिर सी बात है कि जब ये तेल और वसा से नहीं बनाए जाएंगे तो इनकी बचत ही होगी, तो इस प्रकार ये बचे रहते हैं। और दूसरा जो है अपमार्जकों का प्रयोग कठोर जल के साथ क्रिया किया जाता है, जबकि कठोर जल के साथ साबुन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो अपमार्जक होते हैं, अपमार्जक का प्रयोग कठोर जल के साथ किया जाता है, जबकि कठोर जल के साथ साबुन का प्रयोग नहीं किया जाता। जाहिर सी बात है कि जो अपमार्जक होते हैं उनमें अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं, और साबुन के साथ जो होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। इसीलिए ये कठोर जल के साथ प्रयोग नहीं किए जाते हैं।